नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक काले खां नाम से इलाका होता है और उस इलाके में एक फुटपाथ का किनारा होता है। लगभग 11 अक्टूबर 2024 का वो दिन था। रात सुबह के जो है दूसरे पहर कहा जाए 3:15 बजे, लगभग 3:15 पे उस रास्ते से एक नौसेना अधिकारी थे जो रिटायर्ड थे, वह गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है उस फुटपाथ के किनारे एक पड़ी हुई लड़की पे, और जो लड़की अर्ध नग्न अवस्था में थी। आधे शरीर पे कपड़ा था, आधे पे नहीं था, और उसके प्राइवेट पार्ट से बिल्कुल खून बह रहा था। जब वह देखते हैं तो देखने के बाद तुरंत वो समझ जाते हैं कोई बहुत बड़ी घटना और हैवानियत इस बच्ची के साथ हुआ है। जब वह नौसेना अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं, वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस के साथ वो भी जो नौसेना अधिकारी रिटायर्ड होते हैं, उस बच्ची को लेके लोग सीधे एम्स में पहुँचते हैं। एम्स में पहुँचते ही जो है वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, जो भी डॉक्टर वहाँ के होते हैं, उसका उपचार शुरू कर देते हैं। उपचार शुरू करने के दौरान डॉक्टर उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की होती है इस अवस्था में नहीं होती है कि वह बातचीत कर सके, बिल्कुल बोलने में असमर्थ थी। उसके बाद डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि इसके साथ बहुत ही हैवानियत तरीके से इसके साथ बलात्कार किया गया। वो भी बलात्कार एक लोगों ने नहीं किया था, आगे मैं बताऊंगा कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन फिलहाल अभी जो डॉक्टर थे, डॉक्टर इलाज के दौरान उससे जितनी बार भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वह लड़की बोल नहीं रही थी। फिर जो है पुलिस बार बार ये डॉक्टर से सवाल करती है कि आखिर उस बच्ची का क्या कंडीशन है, क्या हुआ, बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रही है, ताकि उस बेस पे उस दरिंदों के पास पहुंचा जा सके, जो भी जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको पकड़ा जा सके। लेकिन दुख की बात ये रही कि वह बहुत कोशिश किए लोग, लेकिन वह लड़की बोल नहीं पा रही थी। जो पुलिस होती है, पुलिस बार बार डॉक्टर को परेशान करती है कि आखिर कोई सुराग मिला, कुछ बोली कि नहीं बोली, कुछ उसने बताया कि नहीं बताया। फिर तब डॉक्टरों ने कहा कि बस यही मान लीजिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, और अगर जो नौसेना अधिकारी थे उनकी नज़र अगर इस बच्ची पे, इस लड़की पे नहीं पड़ती तो शायद इसको बचाया नहीं जा सकता था, बहुत पहले मर चुकी होती। तो जाहिर सी बात है, जब बलात्कार हुआ है तो पुलिस भी ये सोचने पे मजबूर हो गई किसने किया, क्यों किया, भाई इतना कैसे कोई कर सकता है। अब दिन प्रतिदिन इधर पुलिस परेशान हो रही थी क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर जो है एसीपी ऐश्वर्या सिंह इस मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि करे तो क्या करें। फिर जो है जो एसीपी ऐश्वर्या सिंह होती हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वह आइडिया ये कि किसी महिला कांस्टेबल को सादा वर्दी में उस लड़की के पास भेजा जाए। और हुआ भी यही। एक महिला कांस्टेबल थी, उनको जो है सादा वर्दी में उस लड़की के पास भेजा जाता है, जो उस लड़की का ख्याल रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का उसके ख्याल रखती हैं, उससे बातें करती हैं, बातें करने की कोशिश करती हैं। धीरे धीरे उस लड़की को लगने लगा कि भाई मेरा तो कोई है यहाँ पे जो मेरा ख्याल रख रहा है। यही सोचकर वह जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, बिल्कुल पकड़ के रोने लगी जो महिला कांस्टेबल थी सादा वर्दी में, क्योंकि उस लड़की को ये नहीं पता कि जो ये मेरी देखभाल कर रही हैं, एक सिपाही हैं, एक पुलिस है, उसको थोड़ा सा भी इस बात का भनक नहीं था। फिर जैसे ही उस बच्ची को लगता है कि हाँ अब मेरा कोई है अपना यहाँ पे, तो उस महिला कांस्टेबल जो सादा वर्दी में होती है उसके साथ उसको अपनी बात बताती है। जब वो पूछती हैं कि आखिर तुम रहने वाली कहाँ की हो, आखिर कहाँ तुम्हारा घर है और यहाँ तक तुम कैसे आई, तो फिर वो बताती है कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, और उड़ीसा में मैं एमएसडब्ल्यू की हुई हूँ। जैसे कि एमएसडब्ल्यू करने के बाद जो लोग समाज सेवा में सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं गरीबों और असहायों के लिए, उस एमएसडब्ल्यू कोर्स को करने के बाद वो जो लड़की थी वह नर्सिंग का कोर्स भी की थी। फिर ऐसे ही जैसे मदर टेरेसा थी जो गरीबों का सहायता करती थी, गरीबों की देखभाल जो सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं, उसी टाइप का वो भी करती थी। धीरे धीरे एक उसका दोस्त होता है जो दिल्ली में रहता है, और
दिल्ली का जो दोस्त है रहने वाला था, फ़ोन पे बात होती है इस लड़की से। तो बात होते होते वो कहता है कि जब तुमने पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो आ जाओ दिल्ली, और दिल्ली में बहुत सारी तुम्हारे लिए जगह है, बहुत सारा काम है यहाँ पे, और इसमें अच्छा करियर बना पाओगी, अच्छा पैसा कमा पाओगी, जो तुम्हारे सपने हैं उन सपनों को पूरा कर पाओगी। फिर वह लड़की आ जाती है दिल्ली में, और दिल्ली में उस लड़के के ही रूम पे वो रहने लगती है, और यहाँ पे भी जो है वो रहती है। तो जो धीरे धीरे एक कहा जाता है नन समाज के लोग, तो नन समाज के लोगों से भी थोड़ी प्रभावित होती है। जैसे जो भी जॉब करती है उसके बाद उसको समय मिलता है तो समाज सेवा में भी लगाती है। धीरे धीरे दिन गुजरता है, समय गुजरता है, तो उस लड़के को ये लगता है कि भाई इसको बुला के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और जो मैं कमा रहा हूँ क्या इसी के लिए कमा रहा हूँ। उसको ये लगता था कि जो मैं कमा रहा हूँ वही ये खा रही है, एक बोझ लगने लगी। और यह बात जो है उस लड़की को भी एहसास हुआ कि जैसे लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन हो गए, तो अब इसको अच्छा नहीं लग रहा है। वह फिर जब जो नन समाज था जिससे वो प्रभावित थी, जिस समाज के लिए वो काम करना चाहती थी, वह उस लड़के का साथ छोड़ के चली जाती है। तो चली जाती है तो फिर नन समाज के लिए काम करती है। मित्रों, जो वह लड़की होती है जब अपने दोस्त का रूम छोड़ के नन समाज के लोगों से जुड़ती है, वहाँ पे उन लोगों के लिए काम करती है, गरीब समाज के लिए काम करती है, गरीब लोगों के लिए काम करती है। फिर वहाँ से नन लोगों का साथ छोड़ के, जो किशनगढ़ का इलाका होता है, उस इलाके को छोड़ के वो चली जाती है। और जो नन लोग होते हैं वो लोग जाके थाने में शिकायत भी करते हैं कि हम लोगों के साथ एक लड़की थी और वह लड़की हम लोगों का साथ छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। जब वहाँ से वो चली जाती है तो उसका ठिकाना मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या फिर ऐसे फुटपाथ, यही उसका रहने का ठिकाना होता है। वह बिल्कुल मानसिक स्थिति उसकी जो है बिगड़ चुकी थी। अब सोचिए, जो लड़की MSW और नर्सिंग का कोर्स करने के बाद वह उड़ीसा से चलकर दिल्ली आई थी अपना करियर बनाने, और उस लड़की का मानसिक संतुलन जो बिल्कुल बिगड़ गया था, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो गया है। अब अपने दोस्त का रूम छोड़ के, वह नन समाज से जुड़ी, नन समाज का जो है साथ छोड़ के वह गायब हो गई। दिन आता है 10 अक्टूबर 2024 का, रात लगभग 9 बजे। एक किनारे बैठी थी, फुटपाथ के किनारे, और तभी जो है दो व्यक्ति आते हैं। जो एक का नाम होता है प्रमोद उर्फ बाबू, और जो नरेला में रहता है, लेकिन मूल रूप से वह अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। दूसरा जो होता है शमसुल उर्फ राजू, जो कि गांधीनगर दिल्ली में अस्थायी रूप से रहता है। वैसे मूलतः वह रहने वाला है बेगूसराय बिहार का। ये दोनों उसको वहां से ले जाते हैं फिर झाड़ियों में, और बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। लेकिन वह लड़की जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, और उसके साथ बारी बारी से दोनों बलात्कार करते हैं। मित्रों, सबसे दुख की बात यह है कि जो बलात्कार करने वाले थे, एक प्रमोद था और एक शमसुल। शमसुल जो था उसके दोनों पैर नहीं थे, विकलांग था, और उसका एक हाथ भी नहीं था। ये दोनों तो बलात्कार करते ही करते हैं। फिर उन दोनों पे एक नजर जाती है, प्रभु नाम का होता है जो ऑटो ड्राइवर होता है। वह दिल्ली के कोटला का रहने वाला होता है। कोटला में वो रहता था, लेकिन मूल रूप से वह मोतिहारी गया घाट बिहार का था। वह जो है उस लड़की को अपने ऑटो में फिर बिठाता है उन दोनों के सहायता से, और फिर उन दोनों को भी बिठाता है। फिर इन तीनों को बिठा के वह रिंग रोड फिरोज शाह कोटला के पीछे एक किला होता है, उस किले के पीछे एक जंगल टाइप का होता, वहाँ पे झाड़ी, उस झाड़ी में उस लड़की को सब ले जाते हैं, और फिर दोबारा बारी बारी से उसके साथ सब बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं सब। रुकने के बाद फिर तीसरी बार जो है उसके साथ बलात्कार करते हैं, और इतनी हैवानियत करते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट से जो है खून की नदियां बह रही थी। यह सब करने के बाद वह तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर वह नौसेना अधिकारी जो थे, अगर 3:15 पे नज़र उनकी नहीं जाती और वह लेके हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते, एम्स तक नहीं पहुँचते, तो वह बच नहीं पाती। फिर इसी कड़ी में
जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं, वह हॉस्पिटल तक पहुंचती है, फिर छानबीन होती है, पुलिस वाले छानबीन करते हैं। जो ऐश्वर्या सिंह एसीपी होती हैं, वह 10 टीम गठित करती हैं और उनका एक कहना होता है जिसको काम करना है वह काम करे, ना ही सोना है और ना ही कोई बहाना बनाना है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ काम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो मन से काम करना चाहता है वही काम करेगा। फिर ऐश्वर्या सिंह पुलिस के साथ जो टीम थी उनकी बिल्कुल लगी हुई होती है और जितने दिल्ली में उस इलाके के कैमरे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकलवाया जाता है और उस सीसीटीवी फुटेज में जो वो शमसुल होता है, जो दोनों पैर नहीं होते, विकलांग होता है, उसकी तस्वीर साफ दिखाई देती है कि भाई वो भी है। और फिर वो ऑटो वाला प्रभु और साथ में वो प्रमोद, फिर उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा जाता है। जब सब पकड़े जाते हैं, जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो फिर सब अपना जुर्म कबूल करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर इतनी बड़ी हैवानियत ये सब किए हैं, तो जैसे निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, उन गुनहगारों को फांसी की सजा हुई थी और इनको भी सजाए मौत, फांसी की सजा होनी चाहिए। आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। इसी के साथ धन्यवाद। लेकिन हाँ मित्रों, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार।